हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के एक टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अर्थात अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। जिस प्रकार हमारे भोजन के पाचन के लिए पाचन तंत्र को पढ़ते हैं, कोई श्वसन के लिए श्वसन तंत्र को पढ़ते हैं, उसी प्रकार जो हमारी बॉडी में, मानव में क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होते हैं, हार्मोन के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं। हार्मोन से हमारी बॉडी में जो इफेक्ट पड़ते हैं उनको हम अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हार्मोनल चेंज होते हैं ना हमारी बॉडी में, किसी में क्या हो रहा है, किसी में क्या हो रहा है, हार्मोन के ऊपर या हार्मोन के इफेक्ट से जो चेंज होते हैं वो अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब क्या होता है, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, कशेरुकी प्राणियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, दो प्रकार की तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें कौन सा, बहिस्रावी तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। इसको दो भागों में बांटा, किसको, कशेरुकियों को। कशेरुकियों को, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनको दो भागों में बांटा। एक तो होते हैं बहिस्रावी तंत्र, हमारी बॉडी में दो प्रकार के तंत्र होते हैं, एक तो होते हैं बहिस्रावी तंत्र और एक होते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम और इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो बहिस्रावी की बात करें, बहिस्रावी में क्या होता है, जो बहिस्रावी तंत्र होता है उसमें जो हमारी बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो किसमें, हार्मोन किसमें स्त्रवण करते हैं। हमारा जो स्त्रवण होता है, इसके द्वारा जिन पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण होता है वो किसके माध्यम से होता है, नलिकाओं के माध्यम से, मतलब डक्ट में बहते हैं। ये इसमें जो रासायनिक पदार्थ बहते हैं किसी भी ग्रंथि के द्वारा, हार्मोन बहते हैं वो किसमें बहते हैं, नलिकाओं में। और जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके अंतर्गत जो ग्रंथियां आती है या जो अंग आते हैं हमारे इंटरनल अंग, वो किसके अंदर, वो केवल सीधे बॉडी के अंदर, अर्थात सीधे रुधिर में पदार्थों का स्रवण करते हैं। जैसे ये हमारे बॉडी का पार्ट है, अब इसमें क्या है, ये रुधिर है, इसमें क्या होगा, सीधे जो रासायनिक पदार्थ होंगे, रासायनिक पदार्थ जितने भी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होंगे वो सीधे रुधिर में जाते हैं। अब बात करें बहिस्रावी की। बहिस्रावी के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आएगी, जो बहिस्रावी है उसमें आ जाएगी हमारी श्वेत ग्रंथियां, पसीने वाली ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, लार ग्रंथियां और श्लेष्म ग्रंथियां। इन सब ग्रंथियों में क्या होता है, नलिकाओं में स्रवण होता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में ग्रंथियां आ जाएगी लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, ये ग्रंथियां आ जाती है। और इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां आ जाएगी, इसमें आ जाएगी पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड आ जाएगी, एड्रिनल आ जाएगी, जनन ग्रंथियां आ जाएगी। इसमें बहुत सारी ग्रंथियां आ जाती है। अब बात करें बहिस्रावी, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है उनके द्वारा जो स्रावित जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें हम किस रूप में डिफाइन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम। बहिस्रावी के द्वारा जो पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उन्हें एंजाइम कहा जाता है, एंजाइम। और अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी के द्वारा जो ग्रंथियां होती है उनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, उनके द्वारा हार्मोन है, उनको क्या कहते हैं, हार्मोन। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको हम हार्मोन बोलते हैं। अर्थात ये तो हुई हार्मोनल ग्लैंड और ये हुई एंजाइम, जो एंजाइम का स्रावण करती है। इसके बाद बात करते हैं हम अंतःस्रावी की। बहिस्राव में तो कुछ नहीं पढ़ना, इसमें से पेपर में सिर्फ इतना सा पूछा जाता है कि बहिस्राव में कौन कौन सी ग्रंथियां आती है और अंतःस्राव में कौन कौन सी ग्रंथियां आती है, या फिर इसके जो रासायनिक पदार्थ, श्रवण का रासायनिक पदार्थ, उसके बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में इतना सा पूछा जाता है। अब बात आती है अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले खोजा किसने था, इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आता है, वो है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने क्या किया था, थॉमस एडिसन ने सबसे पहले जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके बारे में दुनिया को जानकारी दी थी। ये कब दी थी, 1856 में। 1856 में दुनिया को बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम भी एक हार्मोनल सिस्टम है जो क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। उसके बाद
टू में क्या हुआ था, 1902 में पहला हार्मोन खोजा था, सबसे पहला हार्मोन खोजा था वो था सिक्रेटिन। पहला हार्मोन खोजा था सिक्रेटिन नाम का हार्मोन खोजा था। इसमें वैज्ञानिक का नाम बता, किसने खोजा था सिक्रेटिन हार्मोन को, तो खोजा था बायलिसिस एंड स्टारलिंग ने इन्होंने पहला हार्मोन खोजा था। और इसी के साथ ही एक और हार्मोन खोजा था CCK, क्लोरोसिस्टोकाइनेन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन जो एंजाइम की क्रिया होती है उसको उत्तेजित अर्थात प्रेरित करने का अर्थात बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1921 में एक हार्मोन खोजा था, किसने, बेंटिंग एंड बेस्ट नाम दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इंसुलिन हार्मोन जो किसके द्वारा, अग्नाशय पेंक्रियास ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन की खोज करी थी। परंतु ये इंसुलिन की खोज करी थी वो मानव में या मनुष्य में नहीं करी थी, ये किसमें करी थी, जो डॉग होता है डॉग के पेंक्रियाज में करी थी। किसमें, डॉग के पेंक्रियाज में, डॉग के अग्नाशय में करी थी। इसके बाद ये तो हुई वैज्ञानिक की बात। पेपर में सीधा पूछ लेते हैं कि क्या होता है ये थॉमस एडिसन, इनको हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम की। ये तो है फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, सबसे पहले इन्होंने बताया था एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद ये जो पहला हार्मोन सिक्रेटिन हार्मोन खोजा था, ये खोजा था बायलिसिस और स्टारलिंग ने। और क्या हुआ था, इंसुलिन हार्मोन डॉग के पेंक्रियाज में किसने खोजा था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने। ये तो वैज्ञानिक की बात। अब हम जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य में जो ये ग्रंथियां पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनको ऊपर से देखते हुए चलते हैं ताकि हम लाइन से पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले बात करते हैं हम, ये सबसे ऊपर की ग्रंथि हमारे जो मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां पाई जा रही है, अंतःस्रावी 3 ग्रंथियां। सबसे पहले सबसे ऊपर पाई जाती है अग्र मस्तिष्क में, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या काम करती है, ये पीयूष ग्रंथि, ये जो इतनी भी सारी बाकी ग्रंथियां बची है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की बाकी ग्रंथियां, उनका नियंत्रण करती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को सबसे पहले हम पीयूष ग्रंथि की बात करें। पीयूष ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले तो मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद ये ग्रंथि क्या करती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन सी, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। और इसके बाद जो ये ग्रंथि है, इसको ये क्या होती है, जो हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो हम लगाते हैं पीयूष ग्रंथि। यह है सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसकी जो वजन की बात करें, इसका जो वेट की बात करते हैं, तो वेट कितना होता है इसका, 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम में जैसे मटर का दाना ले लेते हैं, मटर का दाना जितनी इसकी आकृति होती है। और ये ग्रंथि कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये करती है ग्रोथ हार्मोन अर्थात वृद्धि हार्मोन का। किसका सिक्रेशन, वृद्धि हार्मोन, अर्थात जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, उसकी लंबाई वृद्धि का काम करती है, वृद्धि का नियंत्रण करती है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। अगर ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित होता है, ये हार्मोन अगर अधिक होगा सिक्रेशन, तो क्या होगा, व्यक्ति ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये तो हुई वृद्धि हार्मोन। इसके द्वारा 2 हार्मोन का भी नियंत्रण होता है। ये जितने भी हार्मोन है इन ग्रंथियों द्वारा उनका नियंत्रण होता है। जैसे कि हम बात करें FSH और LH, ये दोनों हार्मोन का भी ये क्या करती है, नियंत्रण करती है। FSH बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूकेमिया हार्मोन। इसके बाद अब मस्तिष्क में दूसरी ग्रंथि की बात करें,
जो दूसरी ग्रंथि आती है वो है पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि क्या करती है? पीनियल ग्रंथि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको जैसे हम दिन निकले की बात करें, पीनियल ग्रंथि, ये पीनियल ग्रंथि क्या करती है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे हमें आदत है कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं, तो क्या होगा, हम 3-4 दिन से 5 बजे उठ रहे हैं, हमारे माइंड में क्या, दिमाग ने क्या सेट कर लिया कि ये 5 बजे उठते हैं रोज, तो क्या होगा 5 बजे हमारी अपने आप नींद खुल जाएगी। चाहे आप अलार्म डालो या मत डालो, आपकी 5 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। होता है ना कभी कभी, जैसे हम रोज क्या 10 बजे खाना खाते हैं सुबह, तो क्या होगा किसी दिन हमें 10 बजे खाना लेट हो गया, खाना बनने, मम्मी ने खाना लेट बनाया, तो क्या होगा हमें भूख कब लगेगी? 10 बजे। तो ये इसे बोलते हैं हम बायोलॉजिकल क्लॉक। हमें जो काम हमारी आदत में आता है उसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये तो होगी बायोलॉजिकल क्लॉक की बात। अब बात करते हैं मस्तिष्क में तीसरी ग्रंथि जो पाई जाती है हाइपोथैलेमस। कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है? ये हाइपोथैलेमस जो हमारा मस्तिष्क होता है वो पश्चिम मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस वाले भाग में पाई जाती है। ये पीनियल ग्रंथि क्या करती है? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यहाँ पर तो लिख देते हैं हम बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण, बायोलॉजिकल क्लॉक। इसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिम मस्तिष्क में, ये पाई जाती है पश्चिम मस्तिष्क में। और पश्चिम मस्तिष्क में ये काम क्या करती है? ये काम करती है भूख, प्यास और सेक्सुअल एक्टिविटी और क्रोध और तापमान, तापमान का क्या करती है? ये नियंत्रण करती है। ये करती है भूख, प्यास, सेक्सुअल एक्टिविटी या लैंगिक, उसके बाद क्रोध और तापमान, इनका नियंत्रण करने का काम करती है। हाइपोथैलेमस इनका नियंत्रण करती है। और ये इसका एक और काम होता है, जो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है उनका नियंत्रण का भी काम करती है। अब देखा हमने मस्तिष्क में कितनी 3 ग्रंथियां पाई जा रही थी। एक तो थी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। इसका काम था सारी ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसका नियंत्रण करना। और पीनियल ग्लैंड का काम था बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण करना। और ये पीनियल ग्रंथि क्या करती है? पीनियल ग्रंथि जो हमारी बॉडी में जो मिलेनिन वर्णक है, जो क्या करता है, मिलेनिन वर्णक रंग डिसाइड, हमारी बॉडी का कलर डिसाइड करता है कि गेहुआ कलर या गोरा या काला, जैसा भी डिसाइड करती है पीनियल ग्लैंड डिसाइड करती है। तो ये इसका नियंत्रण कौन करता है? मिलेनिन वर्णक का, ये भी पीनियल ग्लैंड करती है। और हाइपोथैलेमस में हमने पढ़ा, हाइपोथैलेमस इनका इन सब काम का नियंत्रण करती है। अब बात करते हैं, अब मस्तिष्क से नीचे आते हैं, मस्तिष्क से नीचे आते हैं। अब पाई जाती है गले की बात, जो हमारी गले में पाई जाती है। गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सी होती है? ये जो तितली के आकार की बटरफ्लाई जैसे दिख रही है ना, ये थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। ये हमारी कहाँ पाई जाती है? जो श्वास नाल होती है, श्वास नाल के दोनों तरफ पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों तरफ निकली हुई है ना, ये श्वास नाल के दोनों तरफ पाई जाती है। और ये एक जो बीच में एक पतली पट्टी से जुड़ी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस से जुड़ी, इस्थमस, इस्थमस से जुड़ी होती है ये ग्रंथि। और ये थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड क्या करती है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी को पूरा करती है, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे एक हार्मोन सीक्रेशन होता है। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। इससे कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारी जो बॉडी होता है उसमें आयोडीन की कमी को पूरा करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या हो जाता है? उस व्यक्ति को घेंगा रोग हो जाता है। आपने कभी सुना हो या देखा ही हो, घेंगा रोग में क्या होता है? जो हमारा ये गर्दन होती है, ये गर्दन, ये थायराइड ग्लैंड जो होती है क्या होती है? फूलकर बड़ी हो जाती है और बाहर निकल जाती है। उस रोग को हम बोलते हैं घेंगा या ग्वाइटर रोग। इसके बाद बात करें अगली, पैराथायराइड। जो ये थायराइड ग्रंथि होती है उसी के पीछे या पार्श्व में पाई जाती है। ये कितनी होती है? पैराथायराइड ग्लैंड, ये संख्या में 4 होती है, तो थायराइड ग्लैंड के पार्श्व में पाई जाती है। अब बात करें हम पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ये किसका हार्मोन का स्रावित करती है? पैराथायरोक्सिन हार्मोन का। किसका? पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण करती है। पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण
करती है। और ये जो बॉडी में क्या काम करती है, ये बॉडी में हमारे जो कैल्शियम और फॉस्फोरस लवण होता है उनका नियंत्रण का काम करते हैं कि कितनी मात्रा में, जो हमारी बॉडी को जितनी आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में ये उसका नियंत्रण करती है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने भोजन किया, अब उसमें क्या हुआ, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी थी, या उसमें भरपूर मात्रा में जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में उसमें कैल्शियम नहीं था, तो क्या होगा, ये क्या पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, जो हमारी हड्डियों में क्या होता है, हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। तो ये ग्लैंड हमारी बॉडी की पूर्ति, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। तो हड्डियों से कैल्शियम लेगी तो क्या होगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, या हड्डियों संबंधित जो रोग होते हैं आर्थोपेरेसिस, ये रोग हो जाते हैं। तो इसी कारण हमारे भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भरपूर होनी चाहिए ताकि हमें कोई रोग ना हो। अब बात करते हैं आगे, हृदय, यहाँ छाती वक्ष वाले भाग में आते हैं। वक्ष वाले भाग में जो हार्ट के पार्श्व में या हार्ट के पास, ये हार्ट के पास पाई जाती है कौन सी, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है, ये समय के अनुसार, मतलब जैसे हम छोटे हैं तब क्या होती है, ये छोटी होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वयस्क अवस्था में आते हैं, ये बड़ी हो जाती है। और जैसे ही वापस वयस्क अवस्था से वापस बूढ़े होंगे ना, तो वापस बूढ़े होने की अवस्था में ये क्या होती है, ये छोटी होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसकी इम्यूनिटी के कारण होता है, क्योंकि ये क्या काम करती है, इम्यूनिटी, हमारी जो बॉडी होती है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। पढ़ रहे थे हम थाइमस ग्लैंड, ये है थाइमस, ये क्या काम करती है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तभी तो कहते हैं ना, जैसे बीमारी में कभी हम बात करें बीमारी की, तो बीमारी में बीमार ज्यादा कौन होते हैं, या तो बूढ़े होते हैं या फिर बच्चे। बीमारी सबसे ज्यादा लगती किनको है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, कोई भी चीज होगी या कोई भी वायरस की बात होगी, बाहरी तापमान चेंज होगा तो बीमार में सबसे पहले बीमार कौन होगा। अगर घर में 3 प्रकार के व्यक्ति है, जैसे आप माना आपके घर में बच्चे भी हैं और वयस्क में आप खुद आ जाओगे, आप भी होंगे से 21, 22, 25 साल के तो होंगे से, तो आप वयस्क में आ जाओगे, और आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, तो उनमें देखो अगर कोई चीज तापमान चेंज हुआ, गर्मी से क्या हुआ, सर्दी आई, अब उसमें क्या सबसे पहले जुकाम किसको होगा, जुकाम किसको, बूढ़ों को होगा या फिर बच्चों को होगा। वो किस कारण हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। तो ये थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी का नियंत्रण करती है। इसके बाद ये कौन से हार्मोन का स्रावन करती है, ये करती है थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। किसका, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन का नियंत्रण करती है या स्रावन करती है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर, ये जो हमारे पाचन क्रिया में बात करें, ये क्या है, जो मटर के दाने की शेप में पाई जाती, शेप के आकार की, सेम की फली के आकार की या दाने की आकार की, ये पाई जाती है किडनी। जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर ये 2 त्रिकोणाकार जो संरचना दिखाई दे रही है, ट्रायंगल में संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये है कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि क्या, अधिवृक्क का मतलब वृक्क के ऊपर पाई जा रही है, इसी कारण इसको अधिवृक्क, और इसको एड्रिनल ग्रंथि। अगली पढ़ने वाले हैं हम एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ये संख्या में कितनी होती है, ये संख्या में 2 होती है, हर किडनी के ऊपर 1 पाई जा रही है। ये क्या काम करती है, ये इसको बोलते हैं हम आपातकालीन ग्रंथि। इसको आपातकालीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी आपातकालीन स्थिति में आती है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, एड्रिनल ग्लैंड करती है। और ये कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ये 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक तो करती है एड्रिनलिन हार्मोन और एक नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। ये एक तो करती है नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, एक एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, और वह एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रेशन करती है। ये कौन सा हार्मोन है, ये ग्रंथि जो इसको बोलेंगे हम आपातकालीन ग्रंथि, ये ग्रंथि है आपातकालीन ग्रंथि। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपातकालीन ग्रंथि क्यों कहते हैं, कभी कभी जैसे हम किसी चीज नॉर्मल चल रहे हैं, अब क्या हुआ, हमारे सामने से कोई गाड़ी आ गई, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, हमारे सामने से एकदम से गाड़ी आ गई, तो हमारे क्या हुआ, डर गए, मतलब एकदम से हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, और क्या हुआ, हमें पसीना आ गया, क्योंकि गाड़ी एकदम से आएगी तो हमें डर लगेगा ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी जो एड्रिनलिन हार्मोन है, ये क्या करती है, ये हमारी पावर, मतलब जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, उन सब चीजों का कंट्रोल, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, फिर हार्ट अटैक आने की संभावना होती है ना, तो ये ग्रंथि क्या करती है, उन सब चीजों का कंट्रोल करती है, हमारी हार्ट बीट कंट्रोल करती है, श्वसन दर को कंट्रोल करती है, और
उस टाइम क्या होता है, जब स्थिति आपातकालीन स्थिति आती है, हमें डर लगता है, उस कंडीशन में हमारी जो पुतलियां होती है आँख की, वो क्या होती है, फड़फड़ाने लग जाती है, मतलब जैसे फड़फड़ाती है या फिर इधर उधर घूमने लग जाती है। तो क्या होगा, उस कंडीशन में ये हार्मोन सिक्रेशन होगा और इस स्थिति को क्या करेगा, कंट्रोल करता है। तो ये हुआ हमारा आपातकालीन। और इसी के बाद हमारी जो यहाँ पर दोनों किडनी के मध्य में पाई जा रही है, ये एक और ग्रंथि, कौन सी, पेंक्रियाज ग्लैंड, कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि, पेंक्रियाज ग्लैंड, इसे बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, ये ग्रंथि अंतःस्रावी होने के साथ साथ बहिःस्रावी ग्रंथि भी आती है, क्योंकि क्या होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो क्या करती है, वो तो डायरेक्ट अपना हार्मोन किसमें, डायरेक्ट रक्त में परिसंचरण, डायरेक्ट रक्त में स्रावित करती है, और जो बहिःस्रावी होती है वो नलिका में, नलिका के द्वारा अपने हार्मोन या रासायनिक पदार्थ को छोड़ती है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीजें पाई जाती है, ये नलिका से भी छोड़ती है और किसके, डायरेक्ट रक्त में भी छोड़ती है। ये इसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी को किस चीज की जरूरत है। जब एंजाइम की जरूरत होती है तभी एंजाइम को छोड़ती है, और जब हार्मोन की जरूरत होती है तब हार्मोन को छोड़ती है। तो इसे हम बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि। ये हुई हमारी मिश्रित ग्रंथि, हेटेरोग्लैंड, इसे हम मिश्रित ग्रंथि के रूप में लेते हैं, या हेटेरोग्लैंड। अब इसके बाद बात करते हैं हार्मोन। इसके द्वारा हार्मोन कौन कौन से, 3 हार्मोन सिक्रेशन होते हैं इनके द्वारा, 3 हार्मोन कौन कौन से, एक तो ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। ग्लूकेगॉन ये किन के द्वारा होते हैं, जो पेंक्रियास ग्लैंड होती है उसमें एक संरचना पाई जाती है, उसे बोलते हैं लेंगरहेंस की दीपिकाएं, उसे बोलते हैं हम लेंगरहेंस की दीपिकाएं, लेंगरहेंस की दीपिकाएं। ये जो दीपिकाएं होती है ये एक संरचना या एक कोशिका के रूप में होती है, जो एक कोशिका से, इनमें ये कोशिका, बड़ी कोशिका है, इसमें 3 छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो पाई जाती है अल्फा, एक पाई जाती है बीटा और एक पाई जाती है गामा। 3 सेल्स पाई जाती है। अल्फा कोशिका से क्या होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रवण होता है, ग्लूकेगोन हार्मोन का, और बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवण होता है, इंसुलिन का स्रवण। और जो गामा कोशिका है या गामा सेल है उससे सोमेटोस्टेटिन, इसका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रवण होता है। ये तीनों हार्मोन अलग अलग काम करते हैं। जैसे ग्लूकेगॉन हार्मोन है, ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का स्तर घट जाता है या ग्लूकोज कम हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। और इंसुलिन क्या करता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो इसको, ग्लूकोज को ये बढ़ाने का मतलब ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है जब हमारी बॉडी में कमी हो जाए तब। और ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, ये इन दोनों हार्मोन का कंट्रोल करता है, इन दोनों हार्मोन के ऊपर कंट्रोल करता है। जैसे ग्लूकोज की कमी कैसे, हमने क्या हुआ, कई दिनों से हम व्रत है या फिर हमने भोजन नहीं किया, तो क्या होगा, भोजन नहीं किया तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, एनर्जी से मतलब ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं है तो क्या होगा, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावन करेगा और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर लेगा। इसी प्रकार अगर जैसे हमारी बॉडी में क्या हुआ, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो क्या होगा, ग्लूकोज, हमने ज्यादा भोजन कर लिया, फिर ज्यादा ग्लूकोज से या फिर शर्करा से, मतलब जैसे हम ज्यादा मीठा खा लेते हैं कभी कभी, या फिर होता है ना कि आपने सुना हो एक रोग, डायबिटीज रोग के बारे में सुना हो, वो डायबिटीज रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन ज्यादा बढ़ जाएगा, इंसुलिन क्या, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाएगा और इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा तो ग्लूकोज बढ़ता ही चला जाएगा, और ग्लूकोज बढ़ने से क्या होगा, शर्करा की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। उससे क्या होगा, ज्यादा मात्रा बढ़ने पर हमें मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से हुआ, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगली ग्रंथि। अगली जो ग्रंथि आती है वो है टेस्टिस। टेस्टिस और ओवेरी को हम साथ में, इनको बोलते हैं साथ में जनन ग्रंथि अर्थात गोनेड ग्लैंड, इनको बोलते हैं जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में पहले हम पढ़ेंगे वृषण को अर्थात टेस्टिस, पहले वृषण। जो वृषण होता है या टेस्टिस होता है, ये कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। प्रोजेस्टेरोन तो नहीं, प्रोजेस्टेरोन तो क्या, ओवेरी करता है, ये करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण, ये करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण
करता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये जो नर होता है, नर में क्या करता है, ये जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनका नियंत्रण करने का, अर्थात उनको सिक्रेशन या फिर ज़्यादा कम से नियंत्रण करने का काम करता है। अब बात करें हम ओवेरी की या अंडाशय की। अंडाशय जो ग्रंथि है वो क्या काम करती है, अंडाशय जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं मादा के, उनका नियंत्रण करने का काम करती है। इसमें से 2 हार्मोन होते हैं, इसमें ये ओवेरी जो अंडाशय होता है वो 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन कौन से, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। एक तो प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन, वह एस्ट्रोजन। ये जो चक्र होता है मादा चक्र का होता है, मादा चक्र को भी नियंत्रित करने का काम करती है। जैसे मादा में बहुत सारे चक्र होते हैं, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया है और प्रसव क्रिया, ये सब क्रिया, इन सब का नियंत्रण ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। और एक विशेष हार्मोन को देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक हार्मोन है जैसे ये अंडाशय के द्वारा सिक्रेशन होता है, वो है रिलैक्सिन हार्मोन। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, वो है रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जब प्रसव की प्रक्रिया आती है तब उस समय क्या होता है, जो हमारा श्रोणि मेखला वाला पार्ट है, कूल्हे की अस्थि वाला पार्ट है, जिसको बोलते हैं प्यूबिक वाला पार्ट, ये प्यूबिक वाले पार्ट को रिलैक्सिन अर्थात चौड़ा करने का काम करता है। कौन से पार्ट को, प्यूबिक वाले पार्ट को चौड़ा करने का काम करता है। तभी तो इसको कहते हैं ना रिलैक्सिन, क्यों, रिलैक्स का काम करता है। जब प्रसव पीड़ा होती है उसमें रिलैक्स अर्थात रिलैक्स का काम करता है, प्यूबिक वाले भाग को मुलायम करता है, प्यूबिक को मुलायम करता है, को मुलायम करता है। ये हमारे इसके अंडाशय के 3 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये हुए हमारी किसकी, अंतःस्रावी ग्लैंड के सारी ग्लैंड को हमने लगभग देख लिया है। इसमें इन जिसमें दिखाई गई इस पिक्चर में आपको दिख रही होगी, हमने सिर से लेकर पूरे पैर तक की जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सबको देख लिया है। अगर आपको इस क्लास से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।